कहानी के शुरू में हमें एक बहुत बड़ा हॉल दिखाया जाता है जहां पर हम कुछ लोगों को रिहर्सल करता हुआ देखते हैं। ये सभी लोग अपनी रिहर्सल में बहुत ज्यादा मगन थे। तभी पार्किंग में एक ट्रक आकर के रुकता है और उसमें से हथियारों से लैस कुछ खतरनाक आतंकवादी बाहर निकलते हैं और देखते ही देखते वो आतंकवादी पूरी बिल्डिंग में फैल जाते हैं और रिहर्सल कर रहे सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं। अथॉरिटीज को जब इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी एक टीम भेजती है जिसके लीडर का नाम जॉन है। यहाँ पर जॉन के साथ मार्टियो नाम का एक ऑफिसर भी है। जॉन अपनी टीम से कहता है कि जब तक मैं ऑर्डर ना दूं कोई भी गोली नहीं चलाएगा। ये सारे सोल्जर्स भी उस बिल्डिंग में चारों तरफ फैल जाते हैं। इधर आतंकवादियों को ये लग रहा था कि गवर्नमेंट उन्हें हल्के में ले रही है, इसलिए एक आतंकवादी एक लड़की को खड़ा करता है और उसके भेजे में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार देता है। ये देख कर के मार्टियो को गुस्सा आ जाता है और वो जॉन के ऑर्डर की परवाह किए बगैर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इससे भगदड़ मच जाती है और वो आतंकवादी भी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते इनके बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जल्दी ही ये सोल्जर्स उन सभी आतंकवादियों की लाशें बिछा देते हैं। सबको मारने के बाद जॉन मार्टियो पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी गलती से बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जा सकते थे। मार्टियो उसे कुछ कहता इससे पहले ही जॉन जमीन पर गिर जाता है। तब मार्टियो देखता है कि जॉन को तो गोली लगी है। अब वो अपने आप को दोष देता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तभी एक आतंकवादी आकर के कहता है कि हमने पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब्स लगा दिए हैं और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम पूरी बिल्डिंग को उड़ा देंगे। ये सुनकर के मार्टियो फिर से गुस्से में आ जाता है और अपना चाकू निकालकर उस आतंकवादी के पेट में घुसा देता है। उस आतंकवादी को मारकर मार्टियो जब जॉन के पास आता है तो वो देखता है कि जॉन की मौत हो चुकी है। अब यहाँ मार्टियो जॉन की मौत का जिम्मेदार अपने आप को समझता है। फिर सीन चेंज होता है और हम 5 साल बाद रोमानिया में मार्टियो को देखते हैं जिसने फोर्स छोड़ दी है, लेकिन वो आज भी जॉन की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानता है। मार्टियो अब मजदूरी करके अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। एक दिन वो रूम में अकेले बैठ कर के जॉन की फैमिली की फोटो को देख रहा था। तभी वो फ्लैशबैक में चला जाता है जहां उसे जॉन की बीवी हेलन और उसकी बेटी भी दिखाई देती है। मार्टियो जॉन का जूनियर ही नहीं बल्कि उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त भी था। मार्टियो अपना सबसे ज्यादा टाइम जॉन की फैमिली के साथ ही बिताया करता था। फिर अगले दिन हम मार्टियो को देखते हैं जो अपनी जॉब को छोड़ देता है क्योंकि उसे सैलरी के रूप में बहुत ही कम पैसे दिए गए थे। फिर हम इंटरपोल ऑफिसर शीरा और फिशर को देखते हैं जिन्होंने कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ा है और वो उनसे पूछताछ कर रहे थे। तभी रोमन नाम का एक क्रिमिनल्स कुछ बड़बड़ाने लगता है। इससे फिशर को गुस्सा आ जाता है और वो रोमन के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है। फिर वो उससे अलग से पूछताछ करने के लिए अपने साथ ले जाता है। अब शीरा इन सभी को हेडक्वार्टर ले जाने लगती है। तभी हम बेर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो दूर खड़ा हुआ इन सब पर नजर रख रहा था। फिर वो अपने बॉस सबन को कॉल करके बताता है कि हमारे आदमी इंटरपोल के हाथ लग गए हैं। ये सुनकर सबन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि इस चीज से उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। असल में सबन इस शहर का एक खतरनाक क्रिमिनल्स है जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इधर शीरा और फिशर को पता चलता है कि रोमन भी इंटरपोल का एक अंडरकवर एजेंट है जो सबन की गैंग में काम कर रहा था। यहाँ रोमन शीरा से कहता है कि अगर तुम्हें सबन तक पहुँचना है तो पहले पोल तक पहुँचना होगा जो सबन के लिए काम करता है। सबन ने पोल को 15 मिलियन यूरोज दिए हैं जो उसे क्रिप्टो में लगाने वाला है। ये सुनने के बाद शीरा पोल को ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम मार्टियो को देखते हैं जो नीदरलैंड में जॉन की वाइफ हेलन और उसकी बेटी एंजी से मिलने के लिए आता है ताकि वो इनसे माफी मांग सके। हेलन मार्टियो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हेलन मार्टियो को अंदर बुलाती है और उसे कॉफी भी देती है, लेकिन यहाँ मार्टियो को अंदर से बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए उससे रहा नहीं जाता और वो हेलन को सब कुछ सच सच बता देता है। अपने हस्बैंड की मौत की सच्चाई जानने के बाद हेलन मार्टियो पर भड़क जाती है। हेलन उसे कहती है कि मैं जानती थी कि मेरे हस्बैंड के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, इसीलिए तुम उसके फ्यूनरल में भी नहीं आए थे। तब मार्टियो कहता है कि उस वक्त मैं बहुत ज्यादा दुखी और अपसेट था। ये कहकर के मार्टियो अब यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हेलन उसे रोक लेती है और नरम लहजे से बात करते हुए उसे कहती है कि तुम अपने आप को माफ कर दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हें अपना भाई माना है, इसलिए तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। इधर माइकल अपने एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आता है और अपने एक आदमी माइकल पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर जल्दी ही यहाँ कस्टमर नहीं दिखे तो मैं तुम्हें भी धक्के देकर के जॉब से निकाल दूंगा। अब शबन जब बाहर जाता है तो उसकी मुलाकात बेर और लो से होती है जो उसे बताते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन लीक हो गई है। यह सुनकर सबन बेर से उस आदमी का पता लगाने के लिए कहता है। उधर पॉल जब घर पर पहुंचता है तो हेलन मार्टियो को बताती है कि मैंने इससे शादी कर ली है। ये देखकर मार्टियो समझ जाता है कि हेलन मूव ऑन कर चुकी है और उसके इस हस्बैंड ने ही सबन के पैसों की ऐसी की तैसी कर डाली है। रात को डिनर के बाद मार्टियो पॉल को याद करते हुए अकेले बाहर जाकर के बैठ जाता है। तभी पॉल उसके पास आता है और वो अच्छी तरह से जानता है कि मार्टियो क्यों दुखी है, इसलिए वो भी इसे सलाह देता है कि वो अपने आप को माफ करके आगे बढ़े। अगले दिन सुबह मार्टियो जब जॉगिंग करके वापस घर आता है तब एंजी उसे अपना डॉगी देते
हुए कहती है कि मेरे स्कूल से आने तक इसका ध्यान रखना। दूसरी तरफ हम सबन को देखते हैं जो पॉल के पास पहुंचता है और उससे पैसों के घोटाले के बारे में पूछता है। तब पॉल बहाना बनाना शुरू कर देता है और उससे झूठ बोल देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन सबन अच्छी तरह से जानता है कि मेरे पैसे इसी ने हजम किए हैं और साले ने डकार भी नहीं ली है। अब सबन यहाँ पर पॉल को धमकी देता है कि अगर जल्दी उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो वो उसे और उसकी फैमिली को जिंदा जमीन में गाड़ देगा। सबन के जाते ही हम रोमन को देखते हैं जो सबन पर नजर रखे हुए था, लेकिन रोमन को ये पता नहीं कि लो भी उस पर नजर रख रहा है, क्योंकि सबन अच्छी तरह से जानता है कि उसकी गैंग में कोई ना कोई गद्दार जरूर है। इधर हेलन मार्टियो को एंजी और अपने साथ प्लेग्राउंड चलने के लिए कहती है। इस पर मार्टियो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ जाने के बाद ये सभी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे मार्टियो भी इनके साथ बहुत ज्यादा खुश रहने लग जाता है। उधर पॉल सबन की धमकी से बहुत ज्यादा टेंशन में था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि सबन कुछ भी कर सकता है। तभी यहाँ पर हेलन आती है और पॉल से उसकी टेंशन की वजह पूछती है, पर पॉल उसे कुछ भी नहीं बताता और बात को घुमा फिरा कर के टाल देता है। फिर अगली सुबह हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो टूर पर जा रहे थे। तभी उन्हें पुल पर एक लाश लटकती हुई दिखाई देती है। उसे देख कर के बच्चे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि रोमन की है, जिसे सबन की गैंग के मेंबर लो और बेर ने ही मौत के घाट उतार कर के लटका दिया था। अब सबन उन दोनों से पूछताछ करता है कि रोमन ने उन्हें क्या बताया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन किसको दे रहा था और मेरे पैसे किसके पास है, लेकिन इन दोनों के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। ये देख करके सबन इन पर भड़क जाता है और कहता है कि सालों तुम्हें मारने की भी तो बहुत जल्दी होती है, कम से कम उसे मारने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन तो निकलवानी चाहिए थी। अभी इसी गुस्से में सबन पॉल को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे सारे पैसे अभी के अभी चाहिए, क्योंकि तुम पहले ही बहुत ज्यादा टाइम ले चुके हो। ये सुनकर पॉल फिर से बहाने बनाना शुरू कर देता है। तब सबन उसे फिर से धमकी देता है और कहता है कि मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अगर तूने मेरे पैसे जल्दी नहीं दिए तो मैं तेरा और तेरी फैमिली का काम तमाम कर दूंगा। इतना कहने के बाद वो फोन को कट कर देता है। उधर हम शीरा और फिशर को देखते हैं जो रोमन की बॉडी के पास खड़े हैं और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि रोमन को सबन ने ही मरवाया है, लेकिन इनके पास इसका कोई भी सबूत नहीं है। तभी इन्हें रोमन का फोन मिल जाता है, लेकिन उस पर लॉक लगा हुआ था। तब फिशर कहता है कि अगर ये लॉक खुल जाएगा तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और इसके जरिए से हम सबन तक भी पहुंच सकते हैं। उधर हम मार्टियो को देखते हैं जो हमेशा की तरह लकड़ियों को काट रहा था। तभी यहाँ पर एंजी आती है और मार्टियो के गले लग जाती है। हेलन भी इन दोनों की दोस्ती को देख कर के बहुत ज्यादा खुश होती है। अब ये तीनों जब मार्केट जाते हैं तभी कुछ गुंडे पीछे से आकर मार्टियो पर हमला कर देते हैं, जिससे मार्टियो बेहोश हो जाता है। अब ये गुंडे एंजी को लेकर के भागने लगते हैं। तभी मार्टियो को होश आ जाता है और वो इनका पीछा करना शुरू कर देता है। हेलन फौरन पॉल को कॉल करती है और ये सब कुछ बता देती है। उधर मार्टियो उन गुंडों की गाड़ी के ऊपर कूद जाता है। तभी एक दूसरी गाड़ी आकर के टक्कर मार देती है, जिससे मार्टियो जमीन पर गिर कर के फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में देखता है, जहाँ पर शीरा और फिशर भी उसकी मदद करने के लिए आ चुके थे। यहाँ मार्टियो उन्हें कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। फिर शीरा उसे अपना कार्ड देती है और कहती है कि जब भी मदद की जरूरत हो मुझे कॉल कर देना। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर रूम के बाहर लो भी खड़ा था, जिसने इनकी सारी बातों को सुन लिया था और वो ये सब कुछ सबन को जाकर के बता देता है। इससे सबन समझ जाता है कि अब यहाँ पर माहौल खतरनाक होने वाला है, इसलिए वो एंजी को थाईलैंड भेजने का प्लान बनाता है। उधर मार्टियो को जॉन की बात याद आती है, जिसने उसे एंजी का गॉडफादर बनने के लिए कहा था, लेकिन मार्टियो एंजी को किडनैप होने से नहीं बचा पाया था, इसलिए उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगता है। अब वो एंजी को बचाने के लिए अपने सारे खतरनाक हथियारों को निकालता है। यहाँ पॉल उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन तभी उसकी जुबान से सबन का नाम निकल जाता है। सबन का नाम सुनते ही मार्टियो समझ जाता है कि पॉल को सब कुछ पता है कि एंजी कहाँ है। अब वो पॉल को एक जबरदस्त पंच मारता है और पूरी सच्चाई बताने के लिए कहता है। यहाँ पॉल उसे सब कुछ बता देता है और हेलन भी उसे सबन के पैसे वापस करने के लिए कहती है। तब पॉल उसे कहता है कि वो सारे पैसे तो क्रिप्टो में डूब गए। इससे हेलन को भी गुस्सा आ जाता है और वो पॉल के मुंह को बोल समझ करके 2-4 चौके लगा देती है। अब मार्टियो पॉल से कहता है कि सबन को कॉल करके कहो कि पैसों का इंतजाम हो गया है और उन्हें लेकर के कहाँ पर आना है। पॉल ऐसा ही करता है और सबन उसे उस जगह का नाम बता देता है। घर के बाहर ही फिशर था जो पॉल पर नजर रखे हुए था। तभी मार्टियो बाहर आता है और फिशर पर गन पॉइंट करके उसकी गाड़ी लेकर के निकल जाता है। तभी हेलन भी बाहर आ जाती है और फिशर से कहती है कि पॉल ऊपर है और अंदर पॉल यहाँ से भागने के लिए पैकिंग कर रहा था। उधर मार्टियो उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर सबन नहीं बल्कि उसके बहुत सारे गुंडे थे जो मार्टियो से उस बैग को छीनने की कोशिश करते हैं। तब मार्टियो अपना कमाल दिखाता है और उनकी धुलाई करना शुरू कर देता है। वो बड़ी बेरहमी से इनको कुत्ते की तरह मारना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो थोड़ी देर में यहाँ पर लाशों के ढेर लगा देता है, लेकिन एक आदमी को जिंदा रखता है ताकि वो सबन और एंजी के बारे में उससे पूछताछ कर सके। उधर लो हेलन के घर में घुस जाता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। फिशर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लो उसी पर हमला कर देता है।
है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में WWE की खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। तभी लो की गन नीचे गिर जाती है, जिसे उठाकर के हेलन गोलियां चला देती है, लेकिन लो जान बचाकर के यहाँ से भाग जाता है। उधर मार्टियो उस आदमी को मार मार कर एंजी और सबन का पता लगा लेता है और फिर चंद्रयान से भी तेज स्पीड में उसे ऊपर भेज देता है। उधर घर में हेलन फिशर को बचाने की कोशिश करती है और पॉल चुपके से सारा सामान और पैसे लेकर के यहाँ से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है लो उसे दबोच लेता है और वो भी पॉल को चौके और छक्के लगाकर के बचे हुए पैसे लेकर के निकल जाता है। तभी यहाँ पर शीरा आ जाती है और फिशर को हॉस्पिटल भेज देती है। इसी बीच मार्टियो शीरा को कॉल करके उससे मदद मांगता है और कहता है कि मैं सबन के नाइट क्लब में जा रहा हूँ, एनजी भी वहीं पर है। अब मार्टियो सबन के नाइट क्लब में पहुंच जाता है। वहाँ पर सबन के बहुत सारे गुंडे होते हैं जो मार्टियो पर हमला कर देते हैं। मार्टियो भी इनको मारना शुरू कर देता है। वो एक एक करके बहुत सारे गुंडों का काम तमाम कर देता है, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। अब ये सारे मिलकर मार्टियो के साथ कुछ करते इससे पहले ही यहाँ पर शीरा आ जाती है। यहाँ शीरा मौत बनकर के टूट पड़ती है और सबन के गुंडों की लाशें बिछा देती है। उधर सबन को इस बात का पता चल जाता है और वो एनजी को लेकर के भागने लगता है। तभी शीरा और मार्टियो ऊपर छत पर पहुंचते हैं। यहाँ इनको रोकने के लिए बेर और लो खड़े हुए थे। तब ये दोनों इन पर टूट पड़ते हैं। मार्टियो बुरी तरीके से घायल होने के बाद भी बेर की हड्डियों का कचूमर बना देता है और शीरा लो को मार मार करके अधमरा कर देती है। काफी देर तक घमासान लड़ाई होने के बाद शीरा लो को मौत के घाट उतार देती है। तभी बेर शीरा को मारने के लिए आता है। तभी मार्टियो आकर के बेर को कुत्ते की मौत मार देता है। अब मार्टियो नीचे आता है तो वो देखता है कि सबन एनजी को लेकर के भाग रहा है। उसके पास एक गन है और मार्टियो के हाथ में चाकू है। एनजी मार्टियो को देखकर सबन के हाथ में काट लेती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी सबन मार्टियो पर गोली चला देता है और मार्टियो सबन की तरफ चाकू फेंक देता है। वो चाकू जाकर के सबन के सीने में घुस जाता है और इधर मार्टियो भी नीचे गिर जाता है। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और हम एनजी और हेलन को देखते हैं जो सुकून के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे और मार्टियो भी अपनी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए बहुत दूर निकल जाता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी ब्लैक लोटस खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।